एफिशिएंट डेट। इस वीडियो में हम एफिशिएंट डेट के बारे में बात करेंगे। एफिशिएंट डेट जो पेपर है सीवीपीआर के अंदर रिसेंटली 2020 के अंदर पब्लिश हुआ है। ये एक फॉलो अप पेपर है एफिशिएंट नेट का। एफिशिएंट नेट जो है वो क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स को डील करता है, मगर एफिशिएंट डेट ज़्यादा डेंस प्रॉब्लम को, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन, इस तरह के जो ज़्यादा डेंस प्रॉब्लम है उसके अंदर ये उनको डील करता है। ये टेबल ऑफ कंटेंट हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। अच्छा, उमूमी तौर पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है वो दे आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, और लोग इन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स को यूज़ करते हैं एफिशिएंसी का सोचे बगैर, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट के अंदर इनको डिप्लॉय किया जा रहा होता है इसके कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ उनकी रुकावटें होती हैं, जैसा कि ऑटोनमस कार्स वगैरह हैं, खुदकार गाड़ी हैं उनके अंदर। और उनके अंदर हमें अब दो तरह के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होते हैं। कुछ होते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और कुछ होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ऑटोनमस कार्स के अंदर हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, एक्यूरेसी की नहीं ज़रूरत, क्योंकि हमें वहाँ पे गाड़ी की स्पीड होती है और हमें फिर उसी तरह एफिशिएंट डिटेक्टर्स मॉडल्स चाहिए होती हैं। इसी तरह अगर हम मेडिकल इमेजेस की बात करें, वहाँ पर हमें एफिशिएंसी से इतना कोई ज़्यादा गहरा कंसर्न नहीं होता, हमें वहाँ पर एक्यूरेसी से ज़्यादा कंसर्न होता है। तो लोग इस चीज़ का सोचे बगैर कि हमारी ज़रूरत क्या है, वो इसको अक्सर डिटेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, जबकि एफिशिएंसी का जो है फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है इसके अंदर हमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये है कि एफिशिएंट मल्टी स्केल फीचर फ्यूजन, और दूसरा जो है जो मॉडल स्केलिंग है। जब हम किसी भी आर्किटेक्चर को देखते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर हम इसको हम इस तरह बात समझाएंगे कि ये देखें, इधर हम अगर किसी भी आर्किटेक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर इनकोडर और डिकोडर हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। ये हमारे पास एक इनकोडर है और ये डिकोडर होता है। और अब मसला पेश ये आता है कि इस तरह के आर्किटेक्चर में सिर्फ एक बार लो लेवल फीचर बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू की जो स्टेज है, जहाँ के ऊपर कुछ फीचर लिए और फिर बाद में पता चल जाए कि ये तो फेस के लिए हैं और फेस को सर्कल करना चाहता है, जहाँ पर उसको उसे पता चल जाए जो फीचर्स आ रहे थे जो उसकी फेस के हैं। तो इस काम को के लिए दोबारा वो पीछे नहीं जा सकता जहाँ पर, क्योंकि इनकोडर डिकोडर एक जो पाथवे है डाउनवर्ड होता है और या फिर अपवर्ड ये इसका पाथवे होता है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए पीएनेट ने एक जहाँ पे आर्किटेक्चर प्रपोज किया। ये नेट पहला फ्रेमवर्क था जिसने इस मसले को हल करने की कोशिश की। इसमें इनकोडर डिकोडर के बाद एक और पैरामीटर यहाँ पर शामिल कर दी गई, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि लो लेवल फीचर्स को फिर से देखा जाए और फिर इससे हमें एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ये जो दूसरी ब्रांच है फ्रेमवर्क की, इसी तरह लोकल फीचर्स को ग्लोबल फीचर मिल सकते हैं और ये लोकल फीचर इंतहाई ज़रूरी होते हैं, जैसे कि डेंस प्रेडिक्शन टास्क के अंदर। इसके बाद एक और चीज़ जिस पर बात की है वो है इस तरह के हॉर्स क्लास। ये हमारे पास ये भी इसी ने इस प्रॉब्लम को रिपीट किया कि जो लोकल फीचर्स हैं क्या उनको ग्लोबल फीचर्स के साथ जोड़ने के लिए उसने ये एक कह लें कि रिपीटेड स्टैक ऑफ इनकोडर डिकोडर कह सकते हैं इसको। और इसका आइडिया ये था कि ग्लोबल फीचर जो एक स्टैक में मौजूद हैं वो अगले इनकोडर डिकोडर को दिए जाएंगे, जो कि असरअंदाज होंगे उसके ग्लोबल फीचर्स के ऊपर, और जो फिर उससे आगे इसी तरह असरअंदाज होंगे उससे अगले वाले इनकोडर के ऊपर। तो इस तरह इनकोडर डिकोडर मुसलसल एक दूसरे के साथ रब्त में होंगे और अपने आप को कंसीडर करते रहेंगे। इस तरह रिपीटेड बॉटम अप
यहाँ से ये जो हाई लेवल फीचर थे ये भेजे जाएंगे जहाँ के ऊपर, तो फिर जहाँ पे दोबारा ये हाई लेवल आगे, और जहाँ से फिर ये आगे जो लोकल फीचर्स हैं और ग्लोबल फीचर्स एक दूसरे के साथ डीपली इंटीग्रेटेड होंगे, तो जो लोकल फीचर्स हैं वो ज़्यादा सही मिलेंगे हमें, जो कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक होंगे। आगे फिर हमारे पास आ जाता है एच आर नेट। एक सीरीज़ में तरतीब देने के बजाय इसने पैरेलल अरेंजमेंट की है। कुछ प्रोसेसिंग लेयर्स के साथ फ्यूजन लेयर भी होती हैं, जिनकी मदद से ये लेयर हर दूसरी लेयर के साथ मुंसलिक होती है, उसके साथ जुड़ी होती है और उसके साथ कनेक्टेड होती है। तो इस तरह लो लेवल जो हैं वो हाई लेवल रिप्रेजेंटेशंस को एक दूसरे के साथ रब्त में होती हैं, जिस वजह से बहुत रिच डेंस फीचर आर एच मैसर आती है, वो भी हाई रेजोल्यूशन, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, इंतहाई अहम होती है किसी भी डेंस टास्क के अंदर। मॉडल स्केलिंग। अच्छा, अब हमारे पास फैमिली है जो कि मॉडल्स की ज़रूरत के मुताबिक होती है, इसको मॉडल को इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडल स्केलिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते हैं, मल्टीपल वेज हैं। ये एक हमारे पास इसकी डिफरेंट मॉडल्स की हमारे पास फैमिली है, और इसमें ये एक बेस हमारे पास एक मॉडल होता है, उसके अंदर अब हमारे पास स्केलिंग के एक तो तरीका ये है कि विड्थ स्केलिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं हर लेयर की वो बढ़ा दी, हमने नंबर ऑफ चैनल्स हम बढ़ा दी। सही है। और अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डेप्थ स्केलिंग है। इसमें हमने नंबर ऑफ लेयर्स को इंक्रीज़ कर दिया। पहले एक लेयर थी, यहाँ पे दो हो गई, इसी तरह नंबर ऑफ एक तरीका। और फिर एक और रेजोल्यूशन स्केलिंग है। रेजोल्यूशन स्केलिंग के अंदर हम हाई रेजोल्यूशन कोई इमेज इसके अंदर पास की जाती है, ताकि उससे अंदर फाइन पैटर्न हमें मिल सकें। ये और आखिर में हम जो पहले तीनों तरीके हैं, कंपाउंड स्केलिंग, इसके अंदर क्या हो रही है, विड्थ भी इंक्रीज होगी, स्केलिंग होगी, डेप्थ की भी स्केलिंग होगी, और हाई रेजोल्यूशन जो है वो भी इसके अंदर ऐड होगी। जो तीनों काम है इनको इसका हमने कंबाइन कर लिया कि ऑल पॉसिबल वेज से हम इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, और जो कि हमारे पास होता है इसके अंदर एफिशिएंट नेट के अंदर। जिससे पहले जब हमारे पास अच्छी तरह बेस लाइन होगी तो मॉडल फैमिली बन जाएगी, जैसा कि एफिशिएंट नेट है, ये बहुत कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है। इसमें सिर्फ अगर आप देखें तो हमें ये मोबाइल नेट नज़र आ रहा है, जो कि अंदर सिर्फ इसके अंदर मोबाइल नेट ही कन्वॉल्व हो होता है, जिसे हम एम बी कॉन भी बोलते हैं। अगर हम इस एम बी कॉन का आर्किटेक्चर देखें तो वो बॉटल नेक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जैसे कि मगर फीचर्स को लो रिवर इसके अंदर ये होता है कि फीचर्स को लो लेयर्स पे भेजने के बजाय, जैसा कि मूवी पर तौर पर होता है, ये हायर डायमेंशंस पर फीचर्स को भेजता है। इसके ये जो काम है वो 3 स्टेप्स के अंदर करता है। पहला तो ये है कि फीचर सिलेक्शन करता है, फिर फीचर क्रिएशन होती है, उसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसके लिए ये कॉन्वॉल्व करता है 1x1 के अंदर, जो कि इनपुट फीचर को हायर डायमेंशन पर भेजने के लिए होता है। फिर दूसरा स्टेप जो फीचर क्रिएशन है, इसमें कॉन्वॉल्व होता है 3x3 का, और ये हायर रेजोल्यूशन में फीचर बनाने के लिए होता है। और फिर वो ऐड करता है हर के अंदर रिज्यूल को, जो कि इनपुट फीचर मैप को इनरिच करने के लिए होता है। अब हमारे पास जहाँ पर अच्छी एक बेस लाइन है, जैसे हम एफिशिएंट डेट है, हमारे पास स्केलिंग कंपाउंड है, इस्तेमाल करते होंगे, जो कि तीनों को यूज़ करती है, विड्थ स्केलिंग को और हाई रेजोल्यूशन को इस्तेमाल करता है। अब हमारे पास ये एफिशिएंट डेट आर्किटेक्चर है। देखने में थोड़ा ये पेचीदा मालूम हो रहा है, लेकिन हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे।
हमें इधर 3 कंपाउंड है हमारे पास, अगर देखे जाए तो 3 जे मेन कंपाउंड है, एक जे है और एक, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्सों के अंदर ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हम इसको 3 मेन कंपाउंड पे डिवाइड करते हैं। तो पहले जो है हमारे पास ये एफिशिएंट नेट, ये हमारे पास वो आ रहा है। तो ये इसको हम बैक बोन के तौर पर हमने एफिशिएंट को नेट को ले लिया। और आखिर में हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन हेड है। ठीक है, और ये दरमियान में हमारे पास बाय एफ पी एन लेयर आ गई। इसको एफ पी एन, ये इसका मतलब है बाई डायरेक्शनल फीचर पैरामिड नेटवर्क। अब अब देखिए, यहाँ पर हमें इनपुट एज कोई भी इमेज मिलेगी। हमारे पास इमेज पास की जाती है बैकबोन पर, और फिर मैक्स पूलिंग के बाद यहाँ पर फीचर मैक्स पूलिंग होती है हर इधर लेयर के बाद। तो इसके बाद बैकबोन की मदद से फीचर पैरामीड दिए जाएंगे, जो पैरामीड्स हैं। ठीक है, ये बाय एफ पी एन को दी जाते हैं। ठीक है, इसको, और फिर इसी का आगे रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं जिस तरह का इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम इससे आगे भी ये एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर है इस चीज़ का यहाँ पर। और आखिर पे हमारे पास जो है आउटपुट पैरामीड, जिस पर हम प्रिडिक्शन की जाती है। अब बाय एफ पी एन को मज़ीद इसकी तो मतलब ये तो इजी है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसको मज़ीद समझने के लिए इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखिए, पहले हमारे पास आता है एफ पी एन। ठीक है, पहले इसको देखते हैं कि ये जो फीचर पैरामीड है, फीचर्स की ये पैरामीटर हैं। ठीक है, ये इनपुट लेंगी, हर नोड जो है वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, और किसी इनकोडर से फिर एक डेप्थ पाथ है, डिकोडिंग पाथ होगी, जिसमें अब स्केलिंग होगी फीचर्स की, और फिर उनको प्रिडिक्ट किया। तो ये सिंगल एक पाथ आ रही है। ठीक है, यहाँ फीचर आ रहे हैं, उनकी इनकोडिंग हो रही है, डिकोडिंग एक पाथ वे से, और उसके प्रिडिक्शन कर देती है अब स्केलिंग के बाद। ठीक है, अब इससे आगे अगर आप पी ए नेट को देखें, तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पैरामीटर मौजूद है। अब यह है कि फीचर जो हैं वो लो लेवल को दोबारा से कंसिडर किया जा सकता है। और क्यों किया जाता है वो, इसलिए कि जब प्रिडिक्शन डायरेक्ट होगी, जैसा कि जहाँ पर हो रहा है, अब जहाँ पे प्रिडिक्शन डायरेक्ट होगी तो उसको दोबारा से वो स्पेस नहीं मिलती कि वो अपने फीचर्स को दोबारा से अप स्केल कर सके, उसको रिकॉन्सिडर कर सके। तो जहाँ पर इसको एक स्पेस मिल जाती है कि दोबारा से जो इनपुट में एक उसके पास फीचर्स आते हैं। ठीक है, तो अप स्केलिंग के बाद उसको दोबारा से इससे मिल जाती है कि वहाँ पर उसी इन्हीं फीचर्स को दोबारा से वो कंसीडर कर सके, और उसके बाद बेहतर जो है वो प्रेडिक्शन परफॉर्म की जा सकती है। सही है, तो इसके बाद हमारे पास आता है बाई डायरेक्शन एफ पी एन आ जाता है। ठीक है, अब ये इस चीज़ से कैसे मुख्तलिफ है? तकरीबन तकरीबन सेम ही है सवाई कुछ चीज़ों के। पहला तो ये है कि शुरू और आखिरी लेयर पर नोड नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर नोड एक था, गायब हो गया, और एक यहाँ से एक नोड जो है वो मिसिंग है। ये क्यों मिसिंग है ये हम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो देखे में नज़र आ रहा है कि जहाँ से एक स्किप कनेक्शन, इस कनेक्शन को इसने स्किप किया जहाँ से, ये डायरेक्टली इस पे कनेक्टेड है इससे। और तीसरा ये कि ये रिपीटिंग होता है। यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे देखें कि ये रिपीट हो रहा होता है बाई डायरेक्शन एफ पी एन के अंदर, एक दफ़ा आया, फिर दूसरी दफ़ा, या तीसरी दफ़ा। तो ये नेट से इस तरह डिफरेंट होता है, ये जो बी आई एफ पी एन है, कि ये बार बार रिपीटिंग होता है। अच्छा, अब रीज़निंग क्या है जहाँ से कनेक्शन को स्किप करने की?
हाँ, ये तीन मेन इसके अंदर जो डिफरेंस है। तो एक तो रीज़न ये है, जहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये जो पॉइंट है, इसको एक इनपुट फीचर मिलता है, ये, और वो उसको आगे पास कर रहा है इसी को। तो उसने ये इसको स्किप कर दिया कि ये इसने जब जब पॉइंट पर एक ही इसको इनपुट मिल रहा है और कहीं से इनपुट नहीं मिल रही, तो वो आगे सिंपली पास करे, तो उसको डायरेक्ट कर देना चाहिए। और यहाँ से इसको हटा दें, वो डायरेक्टली इसको दे दे, और ये फिर इसको इस नोड को अपनी इनपुट दे दे, तो इसको ये ऐसे ही कंप्यूटेशनल कॉस्ट ही इंक्रीज़ कर रहा है, इसको कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पर। तो हटा दिया, तो वो सिंपली उसने इसको डायरेक्ट कर दिया और इसको डायरेक्ट कर दिया, तो जहाँ पे उसको स्किप कर दिया। इसी तरह यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम देखें, तो ये डायरेक्ट इसको दे रहे हैं, ये दोनों इसको दे रहे हैं, तो वो आगे इसको पास कर रहा है, तो उन दोनों ने इसको स्किप कर दिया कि जहाँ पर किसी एक तरफ से इनपुट आ रही हो हमारे, तो वो हम उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इनपुट रही है, तो जो बाकियों को जो दो दो तरफ से मिल रही है उनको हम रखेंगे, जिसको एक तरफ से मिल रही है उसको हम वहाँ पे उससे स्किप कर देंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो रिपीटिंग पॉइंट है, ये पी ए नेट की, अब देखें कि पी ए नेट में के पास सिर्फ एक, ये हमारे पास टॉप डाउन पाथवे है, और इस पाथ जो टॉप डाउन है, इसमें इसको मल्टीपल रिपीट, मतलब इसको एक दफ़ा इसने इसी को ही रिपीट कर दिया गया है। ठीक है। क्योंकि अगर हम पी एन एड को देखें, तो वो इधर फीचर को एक दफ़ा कंसीडर, वो अपने फीचर्स को एक दफ़ा कंसीडर करता है, अपस्केल करता है। क्यों ना हम एक से ज़्यादा मरतबा उसको लो लेवल फीचर्स को बनाया जाए, ताकि उसको हम फिर से अपडेट कर सकते हैं, और इसको इस तरह किया जाए कि वो बार बार उसका एक साइकिल हो, कि एक दफ़ा कंसिडर करें फिर दूसरी दफ़ा अपडेट हों, उस तरह वो जो है, जिस तरह के एच आर के अंदर, एच आर नेट में देखा गया है। अगर हम एच आर के अंदर देखें, तो बुनियादी तौर पर ये करना ये चाहता है कि ये वाला काम, ये पैरेलल, मतलब वो दोबारा से ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पैरेलल। और जिस तरह हॉर्स क्लास के अंदर ये पहला जो हाई लेवल है वो लो लेवल के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, जहाँ से इधर आते हैं। इसी तरह फिर जे में भी, तो वो जिसमें रिपीटेड इनकोडर डिकोडर हो, तो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि लो और हाई लेवल जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे के से जुड़े हों, और एक दूसरे को अपडेट उसके अंदर करते रहें। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो रिपीट किया गया है इस चीज़ को। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो उसके अंदर जो डिफरेंस था, आ, वो ये था कि जहाँ पर ये स्किप कनेक्शन लगाए हैं यहाँ पर, वो उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अंदर, इनपुट के अंदर हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? तो वो जब यहाँ पे मिलेगी सही, तो जहाँ से होते होते तो वो दोबारा रिपीट करता करता, तो जब जहाँ पे आउटपुट होगी दोबारा से, वो उसको दोबारा से इसकी याद दहानी करवाने के लिए, तो उसने उसको कंसिडर करने के लिए इसको जहाँ पे स्किप कनेक्शन लगा दी, ताकि इसको दोबारा से याद भी रहे जो कोई इंपॉर्टेंट फीचर था इसका, जो ताकि उसको दोबारा से कंसिडर कर ले, अगर कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मिस कर तो नहीं कर रहा अप स्केलिंग द्वारा, उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, तो इस वजह से यहाँ पे एक स्किप कनेक्शन भी उसने, जो ऑथर है उसने यहाँ पर प्रपोज किया है। ठीक है। और आगे हम बात वेटर फीचर फ्यूजन की करते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह समझाते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे, इधर हम देखें तो ये जो P6 है, ये तीन नोड्स को इनपुट दे रहा है, एक जहाँ पर दे रहा है इस नोड को, और एक इस नोड को, और जहाँ से दे रहा है, और फिर ये P7 को भी दे रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो जैसे P6 है ये ओवर कॉन्स्ट्रेन हो रहा है। ठीक है। जैसे P7 के लिए तो P6 का काम का होगा, मगर बाकी नोड्स पर नहीं। और किसी जगह लो लेवल की फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो इनको इग्नोर किया जा सकता है।
तो हम चाहते हैं कि नेटवर्क फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पे जैसे कि अगर P7 को इनपुट इसको मिल रही है लेकिन इतने काम की नहीं है ये, लेकिन हो सकता है इसकी इंफॉर्मेशन इतने काम की हो, लेकिन जो जहाँ पर है ये देखिए ये 2-3 पास से अगर ट्रांसफ़र हो के आ रही है ये, तो यहाँ पे तो काम की होगी, तो इन इन इस चीज़ को उसकी कंसीडर करे कि इम्पोर्टेंस उसको दी जाए कि ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस लेवल पे इम्पोर्टेंट है, या उस इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए जो कि ऐसे इधर हमें पहले मुमकिन नहीं है। तो इसके हल के लिए हमने क्या किया, हमने वेट को ऑथर ने इसके अंदर पेपर के अंदर मुतारफ़ करवाया। जैसे एक नोड को दो इनपुट हैं, यहाँ पे एक नोड है उसको दो इनपुट्स आ रही हैं, तो W1 और W2 दो वेट्स होंगे इनपुट्स के साथ, और इनको इन वेट्स की वैल्यू जो है वो डेटा की बेसिस पर लर्न की जाएगी। इस मतलब फीचर वेटेड फीचर्स कहते हैं, इसमें इनपुट के साथ इनका वेट भी शामिल होगा। हम इन वेट्स को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि इनका सम इक्वल टू 1 आ सके। बेहतरीन वो क्यों किया, ताकि हमारे पास जो कन्वर्जेंस है वो बेहतर की जा सके। एक अहम बात यह है कि जो वैल्यू ऑफ वेट है वो स्टैटिक होगी, ना कि अटेंशन बेस्ड, क्योंकि अटेंशन में हम इनपुट को की बुनियादों पर लर्न करते हैं वेट को, और मगर यहाँ जो W1 है W2 है यहाँ पे ये फिक्स्ड हैं। जैसे अगर कह लें कि 0.3 हो गया तो मतलब ये है कि वो 30% है, तो इसका जो 30% है वो उस इनपुट को तवज्जो मिलेगी, और दूसरे को वो जो है वो 70% तवज्जो मिलेगी। और ऑथर ने इस अब वेट को मालूम कैसे किया जाए, ये एक अलग से टास्क था, जो कि उसके अंदर एक तो तरीका ये है कि हमारे पास वेट का सेट मौजूद है, कह लें कि W1 से WN तक है, और एक तरीका ये है कि हम इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इनका सम ले लें। यहाँ पर इसको सिंपली इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसका सम ले लिया। ये कोई इतना कोई बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें W का सम एक से के बराबर नहीं आएगा, और जो इंस्टेबिलिटी है वो आएगी, और जो W है वो भी अनबाउंडेड है इसके अंदर। तो दूसरा जो है तरीका है, ज़्यादातर जो यूज़ है वो होता है सॉफ्ट मैक्स बेस्ड फ्यूजन होता है, इसको किया जाता है। जे वेट को नॉर्मलाइज करता है पहले, मगर इसकी वजह से जो है वो सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। पहले इसकी नॉर्मलाइजेशन होती है पहले वेट्स की, और फिर ये ऐड करता है। तो जो कि ऑथर ने एक और तरीका इसके अंदर फास्ट नॉर्मलाइजेशन फ्यूजन ये प्रपोज किया है, जो कि बुनियादी तौर पर सादा वर्जन कह लें कि सॉफ्ट मैक्स का एक सादा वर्जन है। उसको इसमें एक वेट को बाकी वेट पर तकसीम कर दिया जाता है। अब इसको वेट्स को हम पहले उसको डिवाइड करते हैं, वेट्स को बाकी वेट्स के सम से, और उसके बाद उसको इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ऊपर ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को मज़ीद हम यहाँ पे अगर देखें इस डायग्राम के साथ, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इसकी जो इक्वेशन है इसमें ये देखें कि हमारे पास एक इनपुट है। ये कह लें कि P6 के लिए हमारे पास दो इनपुट हैं और दोनों के साथ वेट्स हैं, और डिवाइड कर रहे हैं और वेट्स का सम के साथ। हमारे पे P6 है, यहाँ पे इसके दो इनपुट्स आ रही हैं, ये एक इनपुट कर लें और ये एक P7 इनपुट कर लें। ठीक है, इनके दोनों अपने वेट्स हैं, इनके साथ दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और सम ऑफ जो वेट्स हैं इनके साथ इसको डिवाइड करें ये, और इसी तरह ये P6 आउट है। इधर इसको कितनी इनपुट मिल रही है, इसको ये एक इनपुट मिल रही है TD वाली, सही है, और उसके बाद यहाँ से भी एक इसको इनपुट मिल रही है P इनपुट वाली, और तीसरा ये P5 आउट की भी इसको इनपुट मिल रही है। ठीक है, तो ये तीन इनपुट
इसको मिल रही हैं, उनकी तीनों के साथ अलग से वेट, और इनको फिर उसी तरह हमने सम ऑफ वेट से इनको इसके अंदर डिवाइड कर दिया है हमने। तो ये सब था नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें एक एफिशिएंट नेट एज अ बैकबोन यूज है, और फिर हमारे पास फीचर रिपीटिंग है, बाई डायरेक्शनल एफपीएन है, और जिसमें हमारे पास मल्टी स्केलिंग हो रही है और साथ ही वेट्स भी शामिल हैं, और उसके फिर एंड पे हमने एक हेड लगाया हुआ है यहाँ पे जो कि प्रिडिक्शन परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे विजन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, आगे हम ये देख चुके हैं। अब फाइनली हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नताइज दिखाए गए हैं। एफिशिएंट डेट जो है, अगर हम इसको जहाँ पे देखें तो ये कम पैरामीटर यूज़ करें आप एज कम्पेयर टू बाकियों को देखें। यहाँ पे 8.1 है, ये 34.0 है, 53.0, 60 तो ये इससे कम पैरामीटर यूज़ करें। इसी तरह मीन एवरेज प्रेसिजन अगर देखे जाएँ तो एवरेज प्रेसिजन जो है ये इसकी वो ज़्यादा है, पैरामीटर्स चाहिए होंगे उसके लिए, तो अ, ये देखिए इसकी बाकियों से भी ज़्यादा है पॉइंट्स के ऊपर। इसी तरह फ्लॉप्स देखें तो यहाँ पर उसके कम है बाकियों की निस्बत, और जीपीयू की लेटेंसी जो है वो भी कम है, जीपीयू की भी कम है और सीपीयू की भी कम है इसके अंदर। सही है, और आगे आ, एक और स्लाइड है जिसमें ये इसी चीज़ को ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया है। अगर हम मीन एवरेज प्रेसिजन को देखें तो जैसे जैसे इधर देखिए मीन एवरेज प्रेसिजन को जैसे जैसे ज़्यादा प्रेसिजन इंक्रीज़ होगी, उसी तरह नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे यहाँ पर। लेकिन इन इसकी रेशो और इसकी रेशो में एक बाकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है उनकी रेशो में आप देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। और इसी तरह जीपीयू की जो लेटेंसी है वो इसकी और सीपीयू की लेटेंसी को आप देखें कि इसमें बहुत कम है बाकियों की निस्बत, और जो है एवरेज जो प्रेसिजन है उसकी जो एक्यूरेसी है या एफिशिएंसी है वो कह सकते हैं कि बाकियों से बेहतर है। वाज़े तौर पर हम एफिशिएंट को नाम की तरह कह सकते हैं कि एफिशिएंट है। तो मज़ीद तफसीलात के लिए आप पेपर भी पढ़ सकते हैं, और शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई ही होगी।